Hi guys, I feel you're fine, you're healthy, taking care of your family members, especially for elders. Thank you for tremendous response you are giving us for the video lectures. I feel we are putting our efforts, especially my teachers are putting efforts to give you best ideas regarding OC and economics. फ्रेंड्स टुडेज वीडियो आज का जो वीडियो रहेगा वो हम अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे और यू नो दैट वेरी वेल अकाउंट्स रिक्वायर्स अ ह्यूज प्रैक्टिस ऑन अ बोर्ड और क्योंकि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और बोर्ड तो यहाँ पे अवेलेबल है नहीं तो आज का लेक्चर अकाउंट्स में स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा लेकिन आज के लेक्चर में हम अकाउंट्स का पूरा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। एक्चुअली आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम लोग 2020-21 से जो न्यू बुक्स निकले हैं उस पे हम डिस्कशन करेंगे कि जो टॉपिक्स उन्होंने डाले हैं, जो गवर्नमेंट के न्यू बुक्स में टॉपिक्स आए हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा हम लोग इंट्रो देख लेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट, आई प्रे द गॉड कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन पूरा हो जाए तो हम बोर्ड पे, क्योंकि आपको पता है, आपको सबको पता है कि लाल सर जब बोर्ड पे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, लाल सर जब बोर्ड पे एक एक अकाउंट बना के टैली करके नहीं दिखाएंगे तब तक मुझे भी मजा नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन स्टडीज में थ्योरी बहुत अच्छी हो रही है आप लोगों की, बट प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग कुछ और सोच रहे हैं, राइट? वो मैं लास्ट में अनाउंसमेंट करूंगा कि हम प्रैक्टिकल्स के लिए क्या सोच रहे हैं। बट मैं प्रेयर करूंगा गॉड को, साईं को, कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन पूरा हो जाए तो हम वापस से क्लास में मिले और ये जो प्रैक्टिकल्स है खास करके मैथ्स और अकाउंट्स वो हम बोर्ड पे सीखें। दोस्तों आप सबको पता है कि 12th स्टैंडर्ड में सबसे जो इंटरेस्टिंग दो सब्जेक्ट है और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो है मैथ्स और अकाउंट्स। मैथ्स तो चलो कुछ बच्चों ने लिया होगा, कुछ बच्चों ने एसपी लिया होगा, बट अकाउंट्स तो सबने लिया है। एंड बिलीव करो हर साल जब रिजल्ट आती है तो हमारे कम से कम 400-500 बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं अकाउंट्स में। माना 96, 97, 98, 99, 100 पाने वालों की तो लाइन लगती है और 90s में आने वाले कम से कम 300-400 बच्चे ऐसे रहते हैं जो 90 मार्क्स लेके आते हैं अकाउंट स्कोरिंग है। अगर आप लेक्चर्स अटेंड करो, अगर आप वो ट्रिक समझो जो मैं सिखाऊंगा, जब बाद में जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जब मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा, हर टॉपिक की ट्रिक्स होती है और लाल सर हमेशा ट्रिक्स पे काम करते हैं, एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स सिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा और वो ट्रिक्स पे अगर आप फॉलो करोगे और जो सिस्टम आपको सिखाया जा रहा है स्टार्टिंग से, जैसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हर टॉपिक की पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बाद सम्स करवाते हैं। अच्छा, सम्स भी एक नहीं होते हैं, हम 40 से 50 सम्स करवाते हैं, 40-50 सम्स माना। अच्छा, उसके बाद हम लोग 3 तरह के आपको बुक देंगे। एक होगा क्लास वर्क शीट, एक होगी होमवर्क शीट, एक होगी सॉल्व्ड शीट जिसको हम लोग नेविगेटर कहते हैं। माना हम आपको 3 तरह की शीट्स देंगे। एक होगा क्लास वर्क शीट जो मैं आप लोगों को सम्स करवाऊंगा, हर टॉपिक पे 40-40, 50-50 सम्स में करवाता हूँ। एक होगा होमवर्क शीट, होमवर्क शीट जो होगी वो आपको घर में से करनी है, और एक होगी सॉल्व्ड शीट जिसमें सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे। अच्छा, हम लोग वैसे तो नॉर्मली बोर्ड के भी बहुत सारे सम्स करवाते हैं लेकिन अभी बोर्ड के सम्स पॉसिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही नया है और इस साल से पोर्शन चेंज हुआ है तो हम लोग को अभी तक मार्क्स की क्राइटेरिया मालूम नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली लास्ट ईयर के पेपर्स हम लोग को डालने हैं कि नहीं डालने, बिकॉज सिलेबस चेंज हुआ है। दोस्तों अकाउंट्स मैंने कहा स्कोरिंग है, बट स्कोरिंग तब होगा जब आप लेक्चर्स अटेंड करोगे। आज का वीडियो मैं फिर से रिपीट करूं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको पूरा का पूरा एक ग्लांस मिल जाएगा कि जो टॉपिक्स ऐड किए गए हैं उन टॉपिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। I'll give you the intro of all the 10 topics because नए सिलेबस में, कॉमर्स के नए, बीके के नए सिलेबस में हमारा जो नया पोर्शन आया है उसमें 10 टॉपिक्स है। इन ऑल 10 टॉपिक्स आर बीइंग गिवन। आपके पास अगर इंडेक्स है तो प्लीज इंडेक्स निकालिए, अगर इंडेक्स नहीं है तो मुझे पॉज करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, अपने हाथ में नोटबुक लीजिए, अपने हाथ में पेन ले लीजिए और एक छोटा सा एक वो जो इंडेक्स है वो निकाल के रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मुझे मेरे वीडियो को पॉज कर सकते हो आप लोग, नोटबुक निकाल के ये सारी बातें आप लोग नोट करो कि एग्जैक्टली सर हर टॉपिक के लिए क्या क्या बता रहे हैं। सो प्लीज नोट डाउन करिएगा एक छोटी छोटी बातें जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ।
दोस्तों जो मेरा पहला टॉपिक होगा ना अकाउंट्स में, जब हम लॉकडाउन टूटेगा और हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा फाइनल अकाउंट्स। अब आप बोलोगे सर फाइनल अकाउंट्स तो लास्ट ईयर हमने सीखा था। यस, जो पद्मा के स्टूडेंट्स है, पद्मा कोचिंग क्लासेस में जो बच्चे पढ़े हैं, उन्होंने लास्ट ईयर लास्ट टॉपिक जो किया था वो फाइनल अकाउंट्स किया था। और इस साल 12th स्टैंडर्ड में जो पहला टॉपिक होगा वो वापस से फाइनल अकाउंट्स होगा। अब आपके बैच में आप वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो सोचेंगे कि यार लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट्स किया था तो इस साल फाइनल अकाउंट्स क्यों करवा रहे हो सर, सेम टॉपिक 2 बार क्यों? बेटा फाइनल अकाउंट्स वो चीज है जो 11th में भी है, 12th में भी है, FY में भी है, SY में भी है, TY में भी है, BMS में भी है, MBA में भी है, CA में भी है, CS में भी है। फाइनल अकाउंट्स वो चीज है जो कभी नहीं छूटेगा, हर साल आपको फाइनल अकाउंट्स करने हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स में वैरायटी है, इतनी सारी वैरायटी के पूरी नहीं होती है। अब समझिए, दिमाग लगाइए, लास्ट ईयर आपने फाइनल अकाउंट्स किया था, जाने अनजाने में आपको पता नहीं था, हमने सोल ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट सीखा था। यू बीइंग टॉट फॉर अ फाइनल अकाउंट्स व्हिच इज कनेक्टेड टू द सोल ट्रेडर। बट इस साल अगर आप ये वर्डिंग्स पढ़ेंगे तो लिखा है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, माना हम लोग को इस बार फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स कौन से होंगे? पार्टनरशिप के रहेंगे। माना सोल ट्रेडिंग वाले फाइनल अकाउंट्स नहीं, सोल ट्रेडिंग और फाइनल अकाउंट्स में और पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में बड़ा फर्क होता है। सोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट्स में आप रिकॉल करिए बच्चा, पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, याद करो। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते थे, और फिर वो नेट प्रॉफिट उठा के बैलेंस शीट में लेके जाते थे और बैलेंस शीट टैली करते थे। मेरे सारे स्कॉलर्स बच्चों को रिकॉल हो रहा है कि फाइनल अकाउंट्स में हम 3 चीजें बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, वो ग्रॉस प्रॉफिट उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बहुत सारे खर्चे दिखाने के बाद हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, फिर नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते थे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रिकॉल हो रहा है बेटा? और फिर बैलेंस शीट टैली करते थे, हम खुश हो जाते थे कि हमारा फाइनल अकाउंट टैली हो गया। इस बार भी यही होगा, लेकिन थोड़ा चेंज होगा। है फाइनल अकाउंट्स लेकिन चेंज है, क्योंकि पार्टनरशिप का है, क्योंकि यहाँ पे एक आदमी नहीं रहेगा। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर मिलके बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप होती है। तो हमारा जो सम रहेगा उसमें एक बंदा नहीं रहेगा, उसमें पार्टनर्स 2 होंगे या 3 होंगे। तो सर फिर इसमें क्या चेंज है? सिंपल सी बात है, आपने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, फाइनल अकाउंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। लास्ट ईयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, इस साल भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। लास्ट ईयर हमने बैलेंस शीट बनाई थी, इस साल भी बनेगी, लेकिन अलग है। देखो कैसे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब जो प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट, वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझो 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम बोलते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके उनके पार्टनर्स अकाउंट में चला जाएगा और फिर बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ आई एम क्लियरिंग कि यहाँ क्या होगा। एक बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि लास्ट ईयर में बनता था। इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि लास्ट ईयर बनता था। उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये नया है, ये सिखाना पड़ेगा। और फिर बनेगा बैलेंस शीट। यानी लास्ट ईयर 3 चीजें बनती थी, इस साल 4 चीजें बनेगी। लास्ट ईयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इस साल ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों में से एक, 2 नाम बोल रहा हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसका रूल है, कौन सा कब बनेगा वो बाद में सिखाया जाएगा। और उसके बाद बैलेंस शीट। लास्ट ईयर खाली 20 एडजस्टमेंट्स थी, इस बार 45 एडजस्टमेंट्स है। जो बुक आप देखोगे ना उसमें 45 एडजस्टमेंट्स लिखी हुई है, माना एक रिकॉर्डेड एडजस्टमेंट्स है, एक अनरिकॉर्डेड एडजस्टमेंट्स है, एक पार्टनर्स की एडजस्टमेंट है। ये सब मिला के हमें 45 एडजस्टमेंट्स करनी है। जरा नोट कर लीजिएगा, ये टॉपिक 15 to 18 मार्क्स का आएगा। द वेटेज फॉर दिस टॉपिक इज 15 to 18 मार्क्स। आई रिपीट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हमारा सबसे बड़ा टॉपिक होगा। पहले मेन टॉपिक में यही स्टार्ट करूंगा, जैसे लॉकडाउन टूटेगा हम पहला टॉपिक यही स्टार्ट करने वाले हैं क्लास में। इसमें पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट सिखाऊंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाऊंगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, और फिर बैलेंस शीट टैली करेंगे। और एडजस्टमेंट्स होगी, हिडन एडजस्टमेंट्स होगी, कुछ कॉमन एडजस्टमेंट जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब सेम रहेगा, लेकिन कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्टमेंट्स भी है जो इस बार
गवर्नमेंट बुक में आई हुई है वो भी हम सीखेंगे। इट विल टेक टाइम, लेकिन हम 30 से 40 सम्स करेंगे दोस्त। 30 से 40 सम्स में हम लोग को 1 महीना लग जाता है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है तो 40 to 50 डेज अब लग जाते हैं। एक दिन में एक ही सम हो पाता है, तो 1-1.5 महीना अगर कोई भी बच्चा एक टॉपिक पे फोकस करेगा तो उसका आराम से टैली हो जाएगा बोर्ड के पेपर में। यानी मैं रिपीटेडली यही कह रहा हूँ, आपकी बच्चों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत है कि आप एक दिन आते हो 2 दिन नहीं आते हो क्लास में। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी छुट्टियां लेनी है, लॉकडाउन में आपकी छुट्टियां हो चुकी है, आप घर में फैमिली के साथ बैठे हो, यू स्पेंड द डेज विथ योर स्पेंडिंग योर डेज विथ योर फैमिली। बट अभी जैसे क्लास चालू हो जाएगा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक प्रॉमिस कर लो अपने आप से कि एक भी लेक्चर मिस नहीं करोगे, बिकॉज टॉपिक टफ है। आप बिलीव करो, लास्ट ईयर भी टॉपिक था, लेकिन लास्ट ईयर एडजस्टमेंट्स वाज 34, 36 एंड दिस टाइम 45, और बहुत सारी एडजस्टमेंट ऐसी है जो हाई लेवल की है। कमीशन टू पार्टनर लिखा हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, भले आप में से कुछ स्कॉलर्स होंगे। कमीशन टू पार्टनर है वो बिफोर नेट प्रॉफिट, बिफोर कमीशन, आफ्टर कमीशन। बिफोर आफ्टर में अलग अलग फॉर्मूलाज होती है, दैट डेट्स आरडीडी की फॉर्मूलाज है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे चीजें ऐसी है जो उसमें आप लोगों को ना एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी जो आप लोगों को हर चीज अच्छी तरह से समझा सके। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि फाइनल अकाउंट्स जब मैं स्टार्ट करूंगा, प्लीज सारे लेक्चर्स में आप बैठिएगा। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, प्लीज नोट डाउन। मुझे पॉज करिए मेरे वीडियो को और लिखिए कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स 15 to 18 मार्क्स का आएगा। आउट ऑफ 100 मार्क्स द वेटेज फॉर दिस टॉपिक इज 15 to 18 मार्क्स। दो अभी तक वेटेज नहीं आई है, मार्क्स की वेटेज नए पोर्शन में नहीं आई है लॉकडाउन की वजह से, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस टॉपिक एटलीस्ट वेटेज ऑफ 15 to 18 मार्क्स। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, डॉक्टर्स तो दिन रात एक कर रहे हैं, बट ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनका प्रॉफिट से कोई वास्ता नहीं है, जिन्हें हम एनजीओस कहते हैं। एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी 24 घंटे काम कर रही है दोस्तों, जिनका कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के भी अकाउंट्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स। इसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको एनपीओस कहते हैं हम लोग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एनजीओस कहते हैं। अब एनपीओस, एनजीओस क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं अभी इस वीडियो में। दोस्तों अगर मैं उल्लासनगर की बात करूं तो उल्लासनगर में आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों लोगों को रोज खाना खिलाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं उल्लासनगर में काम कर रही है जो दिन रात खाना बनाते हैं और दिन रात खाना गरीबों तक पहुंचा रहे हैं। अब मुझे बताओ, जो भी संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी संस्थाएं हैं जो खाना पहुंचा रही है, घर घर जाके, आदिवासी जगहों पे जाके, गांव में जाके, बदलापुर, अमरनाथ तक हम खाना उल्लासनगर वाले लोग पहुंचा रहे हैं, उनका कंसर्न प्रॉफिट कमाने से है क्या? वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं? नेवर। देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। अभी आप मैं BMW कंपनी की बात करूं, मर्सिडीज की बात करूं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी टाटा वगैरह की बात करूं तो दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट। बहुत सारी कंपनीज सिर्फ एक ही चीज समझती है, प्रॉफिट। बट लेकिन ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, बॉस उनका कंसर्न ही नहीं है। आपको मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं। आपने इस्कॉन मंदिर सुना है, जू पे जाएंगे तो इस्कॉन का मंदिर है, ऐसे इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर है हमारे इंडिया में। वहां इस्कॉन के मंदिर में डेली 15 लाख लोगों को, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, 365 डेज 15 लाख लोगों का खाना बनाया जाता है डेली। और खाना बना के स्कूल्स में, आदिवासी एरियाज में जाके रोज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, माना घर घर जाके 15 लाख लोगों को खाना खिलाना। अक्षय पात्रा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्कॉन के अंदर जो 15 लाख लोगों को खाना खिलाता है डेली। रिलायंस फाउंडेशन, बीइंग ह्यूमन, रोटरी क्लब वाले, लॉयंस क्लब वाले, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है दोस्तों जिनका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका एक ही काम है, सिर्फ एक काम, सर्विस देना है, समाज का भला करना है। आप बोलोगे सर ये जो रिलायंस फाउंडेशन है, ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये जो इस्कॉन वाले हैं, तो इनका क्या वास्ता है, इनका अकाउंट्स के साथ क्या वास्ता? बेटा अकाउंट्स तो बनेंगे ना।
अब मुझे बताइए, शिरडी की बात आप जानते हो, एवरीबॉडी नोज शिरडी मंदिर, हर एक बंदा जानता है कि साईं बाबा शिरडी। अब मुझे बताओ कि शिरडी में रोज पैसे आते हैं? यस, लाखों लोग आते हैं और करोड़ों रुपए डाल के जाते हैं। गोल्ड आता है, यूएस डॉलर्स आते हैं, गोल्ड के बहुत सारे पैसे, गोल्ड भी आता है, गोल्ड भी चढ़ा के जाते हैं लोग, सिल्वर चढ़ा के जाते हैं, यूएस के डॉलर्स चढ़ा के जाते हैं। अब मंदिरों में पैसे आ रहे हैं, तिरुपति बालाजी, शिरडी आप देखेंगे तो गोल्डन टेम्पल, ये सब जगहों पे पैसे आते हैं। अच्छा, पैसे आते हैं तो फिर पैसे कहां ना कहां खर्च भी होते हैं। दिन भर लंगर चलता है, 24 आवर्स लंगर चलता है गोल्डन टेम्पल अमृतसर, 24 घंटे। आप शिरडी में जाएंगे 24 घंटे आपको खाना मिलेगा, माना लंगर चलता है। अब पैसे आते, डोनेशंस आती है और कहां ना कहां खर्च होते हैं अच्छे कामों के लिए, तो फिर उसके अकाउंट्स बनते हैं। We prepare the accounts of those organizations which are not concerned to the profit. अब इनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, तो फिर सर इसका अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। इनका बनता है एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनता है बैलेंस शीट। अब जो इनकम्स होती है, इनको इनकम्स कहां से आती है? डोनेशंस, लोग आते हैं डोनेट करके जाते हैं। और फिर एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है? बहुत सारी जगहों पे एक्सपेंडिचर होता है। ये लोग खाना खिलाते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, विडोज को मदद करते हैं, सिंगल मदर्स को मदद करते हैं, स्कूल्स की एजुकेशन के लिए मदद होती है। ऐसी बहुत सारी जगहों पे इनका एक्सपेंडिचर होता है। बहुत सारी जगहों से इनको डोनेशंस आती है, गवर्नमेंट भी इनको मदद करती है, ऐसी एनजीओ को तो गवर्नमेंट भी मदद करती है। तो जो इनकम साइड होगा वहां पे होगा डोनेशन, सब्सक्रिप्शंस, गवर्नमेंट की मदद, और खर्च होंगे हमारे, एक्सपेंडिचर्स होंगे हमारी ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे, स्टेशनरी के खर्चे, फिर हम लोग गरीबों को मदद करते हैं, फिर हम कहाँ ना कहाँ किसी खास कम्युनिटी को मदद करेंगे, फिर लंगर चलाएंगे, कुछ मीटिंग्स होगी उस पर मदद करें, उस पर खर्चा होगा। ऐसे करके खर्चे की लिस्ट बनाएंगे, इनकम्स की लिस्ट बनाएंगे और एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और फिर दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। मानो इसमें दो ही चीजें बनेगी। द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज नियरली 12 to 15 मार्क्स। प्लीज पॉज माय वीडियो एंड राइट डाउन। एनपीओस का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है, दे आर नॉट कंसर्न्ड फॉर प्रॉफिट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पैसा कमाने से मकसद ही नहीं होता है, ऐसी बहुत सारी। आप गूगल में जाके सर्च करोगे, लाखों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हैं जिनका पैसे से कोई लेना देना। रोटरी क्लब आपने देखा होगा, इंटरनेशनल रोटरी, कोई भी पैसे से लेना देना नहीं है। उल्टा जो रोटरी का मेंबर बनता है उनसे हम पैसे लेते हैं। अब वो पैसे जो रोटरी के मेंबर्स भरते हैं, गवर्नमेंट की जो मदद आती है, डोनेशंस आती है, अलग अलग इवेंट करते हैं, हम पैसे कमाते हैं और फिर वो पैसे पूरे साल में किसी अच्छे कामों के लिए खर्च किए जाते हैं। तो डियर, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो हमें अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे कि क्या वो पैसे जो शिरडी में हम डाल के आए, जो तिरुपति बालाजी में डाल के आए, वो पैसे प्रॉपरली यूज हुए, कहाँ खर्च हुए, कितना पैसा पड़ा है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश बैलेंस है, कितनी एफडीज है इन मंदिरों के पास, इन संस्थाओं के पास। तो इसका पूरा हिसाब किताब बाकायदे 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, उस पूरे साल का हम वो अकाउंट बनाते हैं, जिसे कहते हैं एनपीओस, अकाउंट्स ऑफ एनपीओस। तो दोस्तों, एनपीओस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा टफ भी होगा। इसमें आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट्स, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, इस साल का आउटस्टैंडिंग थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हो, पद्मा के स्टूडेंट्स का टेंशन ही नहीं। आप मेरे साथ खाली बैठो, एनपीओस भले कितना भी टफ आए, बोर्ड का कोई भी सम आ जाए, आप मेरे लेक्चर्स में बैठो, ये पक्का है जो भी सम निकलेगा वो पद्मा के नोट्स में से निकलेगा। माने जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसी में से पेपर निकलेगा। अकाउंट्स एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ भर काम आएगी, खास करके वो स्टूडेंट्स, ज्यादा करके जो अपनी बिजनेस, बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करेंगे। सोचिए कि आप और आपके फ्रेंड ने एक बिजनेस स्टार्ट की। Say for example, you are A, your friend is Mr. B. So Mr. A and Mr. B started the business, which is called as partnership. You came together, you started one firm called as partnership business. आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट की। अब उस फैक्ट्री में Mr. A यानी आप, Mr. B यानी आपके दोस्त, ये दोनों मिलके बिजनेस आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बिजनेस चल रही है। लेकिन आफ्टर 8 to 10 years you feel कि यार और बिजनेस को बढ़ाएं। तो बिजनेस को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने पैसे लेके आओ, यानी बिजनेस बढ़ाना है तो पैसे तो लगेंगे बॉस, तो पैसे या तो आप कंट्रीब्यूट करो एज एडिशनल कैपिटल। दूसरा, या तो बाहर से लोन ले लो, या इससे भी बहुत अच्छा मेथड जो मैंने सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाद में स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर।
होता क्या है कि अगर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी यानी यू एंड योर फ्रेंड, आपने अपनी बिजनेस स्टार्ट की, नाउ यू वांटेड टू ग्रो द बिजनेस, यू वांटेड टू एक्सपांड द बिजनेस, यू कैन हैव अ थर्ड पार्टनर टुगेदर विथ यू। यानी एक मौजूदा पार्टनरशिप, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस में तीसरे बंदे की भी एंट्री होती है, एक नया पार्टनर भी ज्वाइन हो जाता है, तो उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। माना ये वो सब सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है जो आपको लाइफ में काम आने वाले हैं। माना आपकी जब लाइफ आप बड़े हो जाओगे, आज से 10 साल 15 साल के बाद, ये प्रैक्टिकली आपके साथ होगा कि आप अपनी बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, फिर आपको हमारे पद्मा कोचिंग क्लासेस के लेक्चर्स काम आ जाएंगे कि अगर हम बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तो एक सिंपल सा मेथड है, एक नए पार्टनर को अपने साथ जोड़ दो। अब नया पार्टनर आया, अपने साथ पैसा लेके आएगा, उन पैसों से आप बिजनेस की एक्सपांशन कर सकते हो। अच्छा, बिजनेस की न सिर्फ एक्सपांशन होगी उसके पैसों से, लेकिन वो नया आदमी हमारे पास काम भी करेगा, माना हमारे साथ जुड़ेगा तो दिमाग भी बढ़ेगा, आइडियाज भी बढ़ेगी, उसका टैलेंट भी मिलेगा, उसका पैसा भी मिलेगा। यानी एक मौजूदा बिजनेस में यानी 2 पार्टनर्स ऑलरेडी है या 3 पार्टनर्स ऑलरेडी है और चौथा पार्टनर या तीसरा पार्टनर भी ऐड हो जाता है, न्यू पार्टनर इज ज्वाइनिंग यू, इट्स कॉल्ड एन एडमिशन ऑफ पार्टनर। सर, एडमिशन ऑफ पार्टनर थ्योरेटिकल इज ओके, अकाउंट्स में हम क्या करेंगे बॉस? अकाउंट्स में हमको क्या दिखाया जाएगा कि 2 पार्टनर्स ऑलरेडी है, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम दोनों पार्टनर्स है, अब तीसरा पार्टनर रोहित भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है। तो अभी रोहित जब बिजनेस में आएगा तो बट ना चले अपने पैसे लेके आएगा, बट ना चले हमसे गुडविल के पैसे भी लेंगे। अब ये गुडविल क्या चीज होती है वो लेक्चर्स मिस नहीं करिएगा तो समझाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि 2 पार्टनर्स मिस्टर राम और मिस्टर श्याम जो ओल्ड पार्टनर्स हैं और नए पार्टनर का नाम मिस्टर रोहित है, जब ये बिजनेस में आएगा तो किस तरह से बिजनेस में अकाउंट के हिसाब से चेंजेस करनी पड़ेगी, अकाउंट्स के हिसाब से। माना अगर पुरानी बैलेंस शीट उठाओगे तो उसमें राम और श्याम पार्टनर्स दिखेंगे, और अगर आप अभी न्यू बैलेंस शीट उठाओगे तो फिर उसमें राम, श्याम और रोहित जो नया पार्टनर है वो भी दिखेगा। अब इस वाले टॉपिक में हम लोग को एंट्री सीखनी है, हम लोग को अकाउंट सीखने हैं, एक न्यू बैलेंस शीट जिसमें तीनों पार्टनर्स का नाम आ जाएगा वो कैसे बनानी है वो सीखनी है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ही खतरनाक है, इसमें हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो सीखना है, हमें न्यू रेशो निकालना सीखना है, अ टॉपिक विच रिक्वायर्स योर फुल अटेंडेंस। अगर टॉपिक आपको सीखना है दिल से, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ही बहुत अच्छी है, और पद्मा कोचिंग क्लासेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिलीव नहीं करोगे स्टेप वाइज होती है। हम स्टेप वाइज सिखाते हैं कि पहले स्टेप में ये करो, सेकंड स्टेप में ये करो, ऐसे स्टेप्स लगा के 8 से 10 स्टेप्स में आप अपनी बैलेंस शीट टैली करो। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर, अ क्रूशियल टॉपिक, द वेटेज ऑफ दिस टॉपिक इज 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स। लास्ट ईयर 12 मार्क्स 10 to 12 मार्क्स का था, इस साल भी मुझे एक्सपेक्टेड है कि 10 से 12 मार्क्स का आएगा। इसमें एंट्रीज भी है और इसमें अकाउंट्स भी बनाने हैं और बैलेंस शीट्स भी बनानी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय थर्ड टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मेरा टॉपिक नंबर 4 जो है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नाम अलग है, इसकी मीनिंग अलग है। अब आप बोलोगे रिटायरमेंट का मतलब होता है जो आदमी बुढ़ा हो जाता है उसको नौकरी से निकालते हैं, ना, रिटायरमेंट यहाँ पे अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी एंड मिस्टर डी, ये जो आदमी है ये चारों पार्टनर्स हैं। ये टॉपिक्स पार्टनरशिप से रिलेटेड है और पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 आप लोगों ने सीखा है 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो थियोरेटिकल था। अब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे कि भाई मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी आर 4 पार्टनर्स जिन्होंने 10 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट की थी। मिस्टर डी किसी भी वजह से, अभी वजह कुछ भी हो सकती है, मे बी वो ओल्ड एज का है इसके लिए वो रिटायरमेंट चाहता है, मे बी वो हेल्थ प्रॉब्लम है या आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है, या वो इनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, किसी भी वजह से अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस से अलग हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सिंपल है, माना इसका मतलब ये 1 2 3 4 पार्टनर्स जो थे वो हमारे पहले वाले पार्टनर्स थे। एज एन अकाउंटेंट हमको क्या दिखाना है कि पहले ये 4 थे, अब ये बिजनेस से निकल गया, तो बाकी न्यू बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें बाकी बचे हुए पार्टनर्स को, जिनको रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं या बचे हुए पार्टनर्स कहते हैं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स का नाम होगा मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, दैट्स इट। ये पार्टनर को हम अलग कर देंगे। अब ये पार्टनर जब दुकान से निकलेगा तो डेफिनेटली अपने पैसे मांगेगा, अंडरस्टूड है, इसने बिजनेस में पैसे लगाए होंगे तो उसको बिजनेस का हिसाब किताब बना के हम एज एन अकाउंटेंट को, हम एज ए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा, इसका हिसाब किताब अलग निकाल के इसको पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे।
माना इसको साइड कर लेंगे, इसको पैसा देके इसको साइड कर देंगे, भाई ठीक है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि ये आदमी को अलग करना है बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, आई टोल्ड यू एन नंबर ऑफ रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, उसके लिए मैं बिजनेस छोड़ना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आउट ऑफ इंडिया जाना चाह सकता हूँ, हो सकता है मैं अपनी सोल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारी चीजें हो सकती है। बट अगर मैं इन तीनों पार्टनर्स को छोड़ के अपनी बिजनेस अलग से स्टार्ट कर रहा हूँ, या मैं सच में ओल्ड एज हो गई है, मैं रिटायर होके घर पे बैठना चाहता हूँ, किसी भी वजह से अगर मौजूदा बिजनेस से, एग्जिस्टिंग बिजनेस में से कोई पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम पे इस पार्टनर को, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, उसको हम पैसे दे देंगे, उसको हम साइड कर लेंगे, और जो न्यू बैलेंस शीट बचेगी उसमें खाली ए और बी और सी का पार्टनरशिप दिखाना पड़ेगा। 12 मार्क्स का वेटेज है, एंट्रीज सिखानी पड़ेगी पहले, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एंट्रीज हम सिखाएंगे पहले स्टेप वाइज, उसके बाद अकाउंट्स बना के बैलेंस शीट बनेगी, जो बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट जिसे कहते हैं, वो न्यू बैलेंस शीट में सिर्फ ए और बी और सी बचेगा, डी अब हमारा पार्टनर नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। ट्रीटमेंट्स है, सीखनी पड़ेगी, प्लीज मिस नहीं करिएगा। अगर मैं टॉपिक नंबर 5 की बात करूं तो टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट में हमने देखा था वो पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के जा रहा है, और डेथ में भी वो छोड़ के जाएगा। फर्क सिर्फ वो था कि पहले वाले टॉपिक में जिसका नाम रिटायरमेंट था, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गया, और यहां भगवान की मर्जी से छोड़ के गया। ये तो दुनिया ही छोड़ के गया। तो सर प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है? यस। अभी सब चीज समझिए, एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, 4 पार्टनर्स हैं। ये चारों बिजनेस कर रहे हैं सालों से। अब अचानक से ऐसा हुआ कि मिस्टर सी जो था मिस्टर थर्ड जो पार्टनर था मिस्टर सी, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसे किसी वजह से बचा नहीं पाया गया, ना मर गया, डेथ हो गई उसकी। होता है प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल हो जाओ, मरना तो सबको है। तो यहाँ पार्टनरशिप फर्म में एक बंदे की डेथ हो गई, माना एक बंदा यहाँ से निकल गया। रिटायरमेंट में भी निकलना था, यहाँ पे भी निकलना था, वहां वो मर्जी से निकल गया, यहाँ तो भगवान की मर्जी से चला गया। अब क्या होगा, हम मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर डी, ये पार्टनर्स की बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू, जिसमें मौजूदा पार्टनर्स जो बचेंगे वो बचेंगे ए, बी, डी। सी तो बेचारा चला गया, सी का अकाउंट अलग से बनाएंगे। अलग से इसके अकाउंट बनाने के बाद इसका जो लीगल हेयर रहेगा, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, एग्जीक्यूटर बोलते हैं, उसके एग्जीक्यूटर को अकाउंट्स, इसका पैसा निकाल के उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी आर 4 पार्टनर्स। मिस्टर सी डाइड, तो होगा क्या? मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर डी बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और इसके पैसे, इसका गुडविल, इसका प्रॉफिट का पैसा, जो भी इसके पैसे पड़े होंगे, रिजर्व्स का शेयर जो भी होगा, इसके बेटे को या इसकी वाइफ को या इसका जो भी लीगल वारिस होगा, उसको बुला के उसके पैसे उसको लौटा देंगे। भाई आपके पापा का बिजनेस में पैसा था, ये आपके पापा के पैसे हैं, ये अमानत है, आप ले लीजिए। प्रैक्टिकली ऐसा होता है। एज एन स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक सम आएगा, सम में ऐसा लिखा रहेगा मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर घनश्याम। राम, श्याम, घनश्याम ये 3 पार्टनर्स हैं। इसमें राम की डेथ हो गई, आप अकाउंट्स बनाओ, राम के एग्जीक्यूटर को पैसा दे दो, बाकी श्याम और घनश्याम ये बिजनेस में बचेंगे, जो बैलेंस शीट में कंटिन्यू करेंगे। माना न्यू बैलेंस शीट में 2 ही लोग बचेंगे, राम तो चला गया, बाकी श्याम और घनश्याम बचेंगे। सो रिटायरमेंट से मिलता जुलता है, फर्क सिर्फ वो है कि वहां वो अपनी मर्जी से निकल रहा है और यहाँ ऊपर वाली मर्जी से निकल रहा है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ये भी 12 मार्क्स का टॉपिक होगा, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसका नाम डेथ ऑफ पार्टनर था। डेथ ऑफ पार्टनर ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स का वेटेज है। अब मैं फिर से बता दूं, मार्किंग स्कीम्स नहीं आई है, पेपर की वेटेज कितनी होगी ये मेरा अजम्पशन है कि 10 to 12 मार्क्स का रहेगा। डिसोल्यूशन नाम नया है, आपने कभी नहीं सुना है कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एग्जैक्ट मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म हमने खड़ी की। से फॉर एग्जांपल हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी आर द पार्टनर्स। इन्होंने फैक्ट्री खोली, फैक्ट्री खोलने के बाद फैक्ट्री चल रही है, लेकिन किसी भी वजह से ये तीनों पार्टनर्स, वजह बहुत सारी हो सकती है, ये अब बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये बंद करना चाहते हैं, हमेशा के लिए वाइंड अप करना चाहते हैं।
डिसोल्यूशन का मतलब होता है शटर डाउन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकअप, डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंड अप। प्रैक्टिकली अगर ऐसा है कि कोई पार्टनरशिप फर्म है और किसी वजह से वो हमेशा के लिए बंद हो रही है, ऑलवेज द एक्टिविटीज हैज बीन क्लोज्ड, द ट्रांजैक्शंस हैज बीन क्लोज्ड एंड पार्टनर्स डोंट वांटेड टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, दे वांटेड टू वाइंड अप द थिंग्स, रीजंस मे बी एनीथिंग, एन नंबर ऑफ रीजंस। एज एन स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले एंट्री सीखनी पड़ेगी। रियलाइजेशन अकाउंट्स में हम सारी एसेट्स बेचेंगे, लायबिलिटीज पे करेंगे और पार्टनर्स को पैसे लौटा देंगे। बैलेंस शीट नहीं बनेगी क्योंकि दुकान ही बंद हो गया। तो सर क्या क्या बनेगा, इसमें पहले एंट्रीज आएगी, एंट्रीज होने के बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट बनाएंगे, बाकी कुछ स्पेसिफाइड अकाउंट्स है जो बाद में सीखेंगे। ये अकाउंट्स बना के बिजनेस को हमेशा के लिए वाइंड अप करेंगे। डिसोल्यूशन मींस ब्रेकअप, डिसोल्यूशन मींस वाइंड अप, डिसोल्यूशन मींस शटर डाउन, बिजनेस क्लोज्ड। एंड बीइंग एन स्टूडेंट्स वी क्लोज द बिजनेस। बिजनेस क्लोज करते समय सारी एसेट्स बेचनी है, सारी लायबिलिटीज पे करनी है और पे करने के बाद पार्टनर्स को उनके पैसे लौटा देने हैं और बिजनेस को बंद कर देना। दिस इज द टॉपिक called as dissolution of partnership firm. वेटेज अगेन 10 to 12 मार्क्स। आप पॉज करके मुझे मेरे वीडियो को वेटेज लिखते जाओ, 10 से 12 मार्क्स का टॉपिक है। दोस्तों मेरे नेक्स्ट टॉपिक का नाम बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। अभी जो वर्ड है ना बिल, ये हम बचपन से सीखे हैं, वर्ड सुनते हैं, हमारे रोज की लैंग्वेज में बिल वर्ड आता है। हम होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, लास्ट में वेटर को बोलते हैं बेटा बिल लेके आओ। हम किसी मेडिकल दुकान पे जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, हम दुकानदार को बोलते हैं सर आप बिल दे दीजिए। हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, हम लास्ट में उससे बिल मांगते हैं। लेकिन वो बिल और ये बिल फर्क है। वो बिल जो है वो उसे इनवॉइस कहते हैं, उसे कैश मेमो कहते हैं, जबकि ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कुछ अलग टाइप का बिल बनता है जब हम किसी कस्टमर को उधार पे माल बेचते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जब बिजनेस में होती है तो हम अलग टाइप का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं जिसपे सामने वाले से सिग्नेचर ले लेते हैं। हो सकता है वो पैसा खा जाए तो, नहीं दे तो बेटर होगा हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और वो बिल ऑफ एक्सचेंज का हम डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ले लेते हैं। जो बिजनेस में जो बिजनेसमैन होता है उसे हम लोग ड्रॉवर कहते हैं, जो कस्टमर होता है उसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं, एक और पार्टी होती है जिसे पेई कहते हैं। अलग अलग टाइप के बिल्स होते हैं, एक इनलाइन बिल होते हैं, एक फॉरेन बिल होते हैं। ड्यू डेट्स निकालनी पड़ती है जिसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ये सब लीगल बातें हम बिल ऑफ एक्सचेंज में सीखेंगे। इस टॉपिक में एंट्रीज आएगी, लेजर्स भी आते हैं लेकिन लेजर्स कम, ज्यादा करके ड्रॉवर और ड्रॉवी की एंट्रीज आती है। वेटेज विल बी 10 to 12 मार्क्स, वेटेज विल बी 10 to 12 मार्क्स। इसमें ड्रॉवर ड्रॉवी की एंट्री आती है, वो हमको एंट्रीज करनी है, नरेशंस के साथ लिखनी है। एंट्रीज हम सिखाएंगे, आप लोगों को अलग अलग केसेस सिखाएंगे। इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, 8 केसेस होते हैं। वो 8 केसेस हम आपको सिखाएंगे कि बिल किस तरह से डिस्काउंट होता है, बिल किस तरह से इंडोर्स्ड होता है, बिल किस तरह से हॉनर होता है, बिल किस तरह से डिसऑनर होता है। ये सारी कैलकुलेशंस हम आपको सिखाएंगे पहले प्रैक्टिकली। और ये टॉपिक तो हम लोग ज्यादा करके ऐसे सिखाते हैं, क्लास के अंदर हम ड्रामा कराते हैं, माना स्टेज शो होता है। हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, स्टूडेंट्स को पहले ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट्स यहाँ आपके सामने ड्रामा करेंगे। एक स्टेज शो होगा, एक्ट होगा, एक प्ले होगा। उस प्ले के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी एंट्री ड्रॉवर करेगा यानी सेलर करेगा और कौन सी एंट्री ड्रॉवी करेगा यानी परचेजर करेगा, बायर करेगा। सो हमें 2 एंट्री सीखनी है कि सेलर जब माल बेचता है और बिल निकालता है, परचेजर यानी बायर जब वो माल खरीदता है और बिल एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्टेंस वगैरह क्या होती है, विल डिस्कस वेरी नाइसली, विल डिस्कस। इसमें 2 तरह के सम्स आएंगे, एक आएगा प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो 5 मार्क्स का रहेगा और एक आएगा एंट्रीज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज जो 10 मार्क्स की रहेगी। 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लीजिए, यानी 17 मार्क्स का ये टॉपिक है। द टॉपिक वेटेज इज 17 मार्क्स। बस मैं फिर से रिपीट करूं, द टॉपिक वेटेज इज 17 मार्क्स। कैसे? 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लीजिए, 5 मार्क्स का एक प्रोफार्मा आता है हमेशा, ऑलवेज एक प्रोफार्मा, एक अलग से फॉर्मेट आता है, प्रोफार्मा बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं उसे, और एंट्रीज आएगी ड्रॉवर ड्रॉवी की। यानी 17 मार्क्स का ये टॉपिक है जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको सबको पता है शेयर मार्केट,
आपने शेयर्स के बारे में सुना है, अभी तो आप फ्री बैठे हो लॉकडाउन के पीरियड में, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपके चाचू, आपके पापा शेयर मार्केट में डील करते हैं, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्सेशन, ये सब अगर आप जानते हो इंडेक्स के बारे में तो प्लीज, नहीं जानते हो तो अपने पापा के साथ, चाचू के साथ बैठो, डिस्कस करो कि हम शेयर मार्केट में आज नहीं तो कल शेयर्स में पैसे लगाएं तो किस तरह से हम उन पैसों को इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये नो डाउट हमने आपको सिखाया है। लेकिन सच बताऊं, आपके पापा, आपके चाचू अगर शेयर मार्केट में डील करते हैं तो प्लीज उनके साथ प्रैक्टिकली बैठो, दे विल एक्सप्लेन यू। हमारा टॉपिक शेयर्स के साथ रिलेटेड है। फ्रेंड्स, कंपनीज जो होती है ना, वो शेयर्स इशू करती है। किस तरह से फॉर एग्जांपल अमेज़न कंपनी, से फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, टाटा टीसीएस का एग्जांपल पकड़ लो। टीसीएस कंपनी, अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, अगर वो कंपनी चाहती है कि मैं 500 करोड़ के शेयर्स इशू करूं, इशू कर सकते हैं। सेबी से परमिशन लेनी है, सेबी से जैसे परमिशन मिल गई, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से परमिशन लेके अगर हम 500 करोड़ के शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो इशू जब होंगे शेयर्स तो उसका एक प्रोसीजर होता है। जो प्रोसीजर एसपी वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि एसपी में अलॉटमेंट का प्रोसीजर है, शेयर्स के इशू करने का प्रोसीजर है। लेकिन इस टॉपिक का प्रैक्टिकल ये है कि एंट्रीज क्या होगी। माना जब हम शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो व्हाट टाइप ऑफ एंट्रीज वी फॉलो, कौन सी एंट्रीज हमको करनी पड़ती है। अब इसमें एपिसोड है। एपिसोड नंबर 1, पहले हम एप्लीकेशंस के पैसे लेते हैं, फिर अलॉटमेंट के पैसे ड्यू करते हैं, वो अलॉटमेंट के पैसे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लिए जाते हैं। ज्यादा करके 4 इंस्टॉलमेंट होती है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट कॉल्ड एज अलॉटमेंट मनी, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज सेकंड कॉल। अब ये पहले हम एप्लीकेशंस के पैसे शेयर होल्डर से मंगाएंगे, फिर अलॉटमेंट के पैसे लोगों से मंगाएंगे, कॉल करेंगे, डिमांड करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल के पैसे, फिर सेकंड कॉल के पैसे, उसके बाद जो कॉल के पैसे नहीं देंगे उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जो कॉल्स इन एरियर्स के पैसे भी नहीं देंगे उनको वार्निंग्स भेजेंगे। वार्निंग्स भेजने के बाद भी अगर वो पैसे नहीं देते हैं तो उनके शेयर्स फॉरफिट होते हैं, तो फॉरफीचर की एंट्री। अच्छा, फॉरफीचर हो जाने के बाद वो शेयर्स हम रीइश्यू करते हैं तो उसकी एंट्रीज, हमें इसमें एंट्रीज करनी है। द टॉपिक कैरीज 10 मार्क्स, वेटेजेस 10 मार्क्स, इसमें शेयर्स के साथ डिबेंचर्स भी सीखने, और 10 मार्क का टॉपिक होगा, 10 मार्क्स का टॉपिक होगा। एंट्रीज हमको सिखानी है डियर आपको, जिसमें खास करके एप्लीकेशन का प्रोसीजर, अलॉटमेंट की एंट्रीज, उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्रीज, सेकंड कॉल की एंट्रीज, फॉरफीचर की एंट्रीज और रीइश्यू की एंट्रीज। सिंपल है बहुत ही, एंट्रीज है, लेजर्स नहीं बनेंगे, बैलेंस शीट्स नहीं है, इसमें सिर्फ एंट्रीज है। वेटेज इज 10 to 12 मार्क्स। कमिंग टू द सेकंड लास्ट टॉपिक, ये लास्ट ईयर टॉपिक था लेकिन थियोरेटिकल था। द टॉपिक वाज देयर बट थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल्स नहीं आते थे इस टॉपिक में। अब इस बार तो पता नहीं है, जहां तक मैंने बुक स्टडी किया है इसमें 2 तरह के सम्स भी दिए हुए हैं। एक है वर्टिकल बैलेंस शीट्स, जो बैलेंस शीट्स आप बनाते हो उसे ट्रेडिशनल बैलेंस शीट कहते हैं, जिसमें हम एक साइड से लायबिलिटी लिखते हैं, एक साइड से एसेट्स लिखते हैं, वो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट है। लेकिन अभी नया फॉर्मेट भी आ गया है जिसका नाम है वर्टिकल बैलेंस शीट। तो हमें वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट इसमें सीखना है, साथ साथ में हमको रेशियो एनालिसिस और कंपैरेटिव एनालिसिस भी करनी है इस टॉपिक में। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल है तो हमें प्रैक्टिकल सम्स करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पेपर पैटर्न में और मार्क सिस्टम में अगर पेपर पैटर्न में आ गया कि नहीं हमको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट कीना है तो फिर हम थियोरी पढ़ेंगे, और अगर प्रैक्टिकल भी है तो बहुत ईजी है। इसमें आपको वर्टिकल का फॉर्मेट सिखाना है, रेशियो एनालिसिस में कुछ फॉर्मूला सिखानी है, और कंपैरेटिव एनालिसिस में रेशियोज निकाल के हम 2 कंपनीज की कंपैरिजन करेंगे, या 2 अलग अलग ईयर्स, सेम कंपनी के 2 साल की कंपैरिजन होती है कि लास्ट ईयर कंपनी का सेल कितना था, इस साल कितना है, कितना परसेंटेज बढ़ा, प्रॉफिट कितना है, कितना था, कितना होना चाहिए था, कितना परसेंटेज बढ़ा, सेल कितना था, सेल लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, कितना परसेंटेज से बढ़ा या कम हो, तो कंपैरिजन करेंगे हम। अगर ये प्रैक्टिकल आया तो हमें प्रैक्टिकल सम्स करने पड़ेंगे, बट आई टोल्ड यू टिल लास्ट ईयर द ओल्ड पोर्शन से इसमें से थियोरेटिकल पार्ट आएगा। एक और थियोरेटिकल है जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। फ्रेंड्स, आजकल कंप्यूटर एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। हमारे लाइफ से ये जो गैजेट आ गई है, वो गैजेट्स जो भी है वो हमारे लाइफ से निकलने वाली इजीली नहीं है। इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल, वाईफाई, आईपैड्स और कंप्यूटर्स, ये तो हमारे लाइफ के ऐसे पार्ट है जो इनसेपरेबल है। आज एक छोटे से छोटे दुकानदार कंप्यूटर पे बिल निकाल के देता है, कंप्यूटर पे एंट्रीज करता है।
यानी वो जो हाथ से लिखने वाला कॉन्सेप्ट था वो बंद हो गया। आज से 25 साल 30 साल पहले आप बैंक में खड़े होते थे ना, तो बैंक वाले आपके पासबुक में हाथ से एंट्री लिख के देते थे। बिलीव करो, हाथ से एंट्रीज, मैंने आप खड़े रहो लाइन में, फिर वो हाथ से एंट्रीज लिख के देगा कि इतने इतने पैसे आपने डिपॉजिट कराए, इतने इतने निकाले। लेकिन आज हमको 2 मिनट में एसएमएस आ जाते हैं। आज हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा करके हर चीज़ कंप्यूटर पे होती है। 2 मिनट में प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे कि आपने पूरे महीने में, पूरे साल में कितनी एंट्रीज की है, कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है। क्योंकि आज एज ऑन टुडे सच बताऊं, अकाउंट्स पूरा का पूरा कंप्यूटर पे बन रहा है। तो कंप्यूटर्स में आप सबको पता है, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो, आप सबने सुना है टैली के पैकेज आते हैं। तो टैली का पैकेज डाल दिया तो उसमें खुद ही डेबिट क्रेडिट हो जाता है। खुद ही आप बिल बना दो तो उसका पूरा का पूरा, समझो आपने सेल किया तो उसका बिल बन जाता है। अगर आपने किसी से पैसे लिए तो उसका खुद ही रिसिप्ट बन जाता है, जनरेट हो जाता है। टप्पा लगा के आप उसको प्रिंट आउट करके रिसिप्ट दे दो। तो आजकल तो टैली के पैकेज है। तो अकाउंट्स में कंप्यूटर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। थ्योरेटिकल है, ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, आपको किसी तरह के सम्स नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, करंट लाइफ में जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से तो कंप्यूटर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों ये टॉपिक भी हमें प्रैक्टिकल नहीं करना है, थ्योरेटिकल पार्ट होगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट विल कम फॉर 5 to 7 मार्क्स इन थ्योरी, नॉट इन प्रैक्टिकल्स। सो दोस्तों ये थे 10 टॉपिक्स। और मैंने पहले से कहा, प्रैक्टिकल्स के लिए जब तक बोर्ड सामने नहीं हो, जब तक हमारे पास ब्लैक बोर्ड और व्हाइट कलर का चौक नहीं हो, मजा नहीं आता। लेकिन क्योंकि मुझे लेक्चर्स लेने थे आपके, तो मैंने सोचा कि पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूं। देन आई फील्ड कि मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको इस पूरी आइडिया क्लियर कर दूं कि हमारे अकाउंट्स के इस बार के सिलेबस में क्या क्या आया है। लेकिन डियर, ये वीडियो लेक्चर्स कितने दिन चलेंगे? सो आई फील कि वीडियो लेक्चर्स नो डाउट साइड बाय साइड चलेगा ही चलेगा। यानी मोटिवेशनल लेक्चर्स, और जैसे मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको थोड़ा गाइड करूं तो मैं आपके सामने पर्सनली आ जाऊंगा। लेकिन वीडियो लेक्चरिंग के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो पद्मा के नहीं हैं, वो भी हमारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। सो आई फेल्ट कि वीडियो लेक्चर्स चलेंगे साइड बाय साइड, लेकिन लिमिटेड। हम अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं जूम पे। यानी सारे बच्चे 12th के जो भी मुझे सुन रहे हैं, पद्मा के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो आज प्ले स्टोर में जाएंगे, जूम ऐप को डाउनलोड करोगे। जैसे वो डाउनलोड ऐप हो जाएगी तो आप साइन इन करोगे। साइन इन के लिए वो आपसे मेल आईडी पूछेगा, जो कि आपके पास मेल आईडी है, या नया मेल क्रिएट कर लीजिएगा। अब जैसे साइन इन कर लोगे, आपके पास एक जूम का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। कल मॉर्निंग 11 बजे मैं आपको एक आपके पास लिंक भेजूंगा, जूम पे खुलने वाली लिंक। आप जैसे उस लिंक को क्लिक करोगे, वो जूम ऐप पे आपको लेके जाएगा। आपसे पूछेगा कि आईडी दो, तो मेरी मीटिंग की आईडी, जूम पे मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग की आईडी जो मेरे लिंक में होगी वो आपको लिखनी है बाकायदे। जैसे आप टाइप करोगे तो आप मुझे देख पाओगे लाइव। कल 11 बजे लाइव जूम पे मैं मिलूंगा आपसे। कल लेक्चर नहीं होगा, कल माना मैं वेडनेसडे की बात कर रहा हूं। वेडनेसडे मॉर्निंग 11 o'clock आप सभी जल्दी उठिएगा। आपके लिए जल्दी है क्योंकि आप लेट नाइट सोते हो, तो 11 बजे, इसके लिए मैंने थोड़ा लेट रखा। हमारी तो आदत है 8 o'clock लेक्चर रखने की, बट मैंने 11 बजे रखा कि 11 बजे तक सब आप उठ जाएंगे। मैं आपको 10:45 एक लिंक भेजूंगा, हमारे क्लासेस के नंबर से आपको आ जाएगी। 11 बजे आपको अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, अगर पॉसिबल है तो, नहीं है अवेलेबल तो मोबाइल पे, जहां इंटरनेट आपको पूरा मिले, वहां पे आपको मेरे साथ लाइव बात करनी है। सारे स्टूडेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे कल हम मिलने वाले हैं, वेडनेसडे 11 बजे मॉर्निंग पे। और कल लेक्चर नहीं होगा, लेकिन कल हम पूरे महीने का टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। यानी कल जूम पे 11 बजे मैं आपके साथ लाइव बात करूंगा। सभी बच्चे जूम पे आएंगे कंपलसरी, जिन्होंने भी स्टूडेंट्स हमारे, जिन्होंने फीस भरी है वही स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स मेरे जूम पे आएंगे। मैं पहले तो जूम कैसे चलानी है, माना टेक्निकल बातें, कि किस तरह से आपको वीडियो ऑन करना है, किस तरह से म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, वो सब आपको मैं सिखाऊंगा। अब कल का लेक्चर, वेडनेसडे 11 बजे का लेक्चर भले छोटा होगा, लेकिन एक तो हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे पर्सनली मैं एक स्टूडेंट से वीडियो लेक्चरिंग पे बात करूंगा। हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, जनरल बात होगी। प्लस आपको हम सिखाएंगे कि जूम कैसे ऑपरेट करना है।
डेली 2 लेक्चर्स चालू करूंगा थर्सडे। आप सबको पता है कि थर्सडे मेरा अच्छा दिन होता है, तो डेली लेक्चर्स हम थर्सडे से चालू करेंगे। थर्सडे से जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे उसमें पहला लेक्चर मैं रखूंगा। अब मेरा जो लेक्चर चालू होगा तो आप सबको अपने आप को म्यूट करना है, जो मैं आपको वेडनेसडे के दिन ट्रेनिंग दूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कहाँ से कोई बात करेगा, कहाँ के घर के भी कुछ डिस्टर्बेंस आएंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो बेटर होगा आप ईयरफोन या एयरपोर्ट लगा के बैठेंगे और उसके बाद कान नेटवर्क वाली जगह पे बैठिएगा जहाँ पे आपको नेटवर्क क्लियर मिले। फ्रेंड्स, आप लोगों को वेडनेसडे के दिन हम आपको ये सब ट्रेनिंग दे देंगे। थर्सडे के दिन की बात मैं बता दूं कि थर्सडे लेक्चर्स बाकायदे एक एक चीज डायग्राम्स के साथ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लाइव। बाकायदे आपको बोर्ड दिखाई देगा, मेरी पीपीटी दिखाई देगी, मैं एक एक क्वेश्चन एक एक चीज पे पढ़ाऊंगा विद एग्जांपल्स के साथ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, सिर्फ हम ऑनलाइन बैठेंगे, राइट। और जैसे मेरा लेक्चर पूरा हो जाएगा, लास्ट के 10 मिनट्स में आपको अनम्यूट कर लूंगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। एक एक स्टूडेंट मुझसे वो डाउट्स पूछ सकता है और मैं उसके डाउट्स के आंसर्स दूंगा। यानी अगर मैं डाउट्स के सारे आंसर्स नहीं दे पाता हूं तो आप मुझे मेरे फोन पे 8888212171 जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप अपना क्वेश्चन भेजोगे, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। या आप चैट भी कर सकते हो, चैट का भी ऑप्शन मैं आपको सिखाऊंगा। आप चलते लेक्चर में मुझसे चैट कर सकते हो कि सर ये बात कैसी समझ में नहीं आई, तो मैं उसको भी रिप्लाई करूंगा। ये सब हम वेडनेसडे को ट्रेन करेंगे और थर्सडे से डेली 2 लेक्चर्स और पूरा टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूँ कि पहला लेक्चर कौन लेगा, मंडे को कौन सा लेक्चर होगा, वेडनेसडे को कौन सा लेक्चर होगा, थर्सडे कौन सा लेक्चर होगा। ये पहले से ही आपके व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे और आपको बाकायदे तैयार होके वीडियो लेक्चरिंग के लिए यानी जूम लेक्चर्स के लिए थर्सडे से बैठना है। यानी वेडनेसडे विल हैव अ ट्रेनिंग फॉर जूम एंड थर्सडे विल स्टार्ट आवर लेक्चर्स। रेगुलर लेक्चर्स, ओसी, एसपी सब लेक्चर्स में चालू कर रहा हूँ, सिंधी भी लेक्चर्स चालू कर रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे लेक्चर्स डेली होंगे ऑलमोस्ट। मैं रखूंगा कि मैं इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा अभी आपको पढ़ाते जाऊँ। सारे बैचेस के स्टूडेंट्स 11 o'clock वेडनेसडे जूम, तब तक आप जूम डाउनलोड करके रखो, साइन इन करके रखो। हम आपको 10:30 बजे 11 पौने 11 बजे एक लिंक भेजेंगे और आप सभी लोग ज्वाइन हो जाओगे। जो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं या हो सकता है वेडनेसडे के दिन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लिंक नहीं गई है, तो मुझे वो ऑन द स्पॉट फोन करते जाएंगे मेरे हेल्पलाइन नंबर में कि सर मेरा फीस पेड है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ लेकिन मेरे को लिंक नहीं आई है। तो आप अपने अपने ब्रांच के जो मैनेजर्स हैं उनसे बात करोगे कि मुझे लिंक नहीं आई है, प्लीज मुझे ग्रुप में ऐड करो। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, अभी तो व्हाट्सएप पे ही हम बात कर रहे हैं। तो जिन को लिंक नहीं आई वेडनेसडे के दिन 11 बजे तक, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात करेंगे या हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे और अपनी लिंक कलेक्ट कर लेंगे। ये सब वेडनेसडे को होगा। जो भी डिस्टर्बेंस होगा वेडनेसडे के दिन हो जाएगा। थर्सडे से मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं अपनी पढ़ाई चालू करूंगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे इन 10-15 दिनों में। जब से हमने 12th स्टैंडर्ड पढ़ाई चालू की, मैंने वीडियो लेक्चरिंग का स्टार्ट किया, मेरी सारी टीम, मेरी टेक्निकल टीम है, मेरे टीचर्स, बहुत हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे ट्रिमेंडस रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो मुझे कहाँ ना कहाँ 8888 हेल्पलाइन नंबर सब कॉमन हो गया है, पद्मा का हेल्पलाइन नंबर। तो बहुत सारे फोन्स, हजारों में फोन्स आए कि सर हमारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जिन्होंने 10th पास कर ली है और जो चाहते हैं कि हम कॉमर्स लें, दे डिसाइडेड ऑलरेडी कि कॉमर्स लें, राइट। तो सर आप 11th की पढ़ाई भी स्टार्ट करो। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 11th की अनाउंसमेंट मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूं। हम एडमिशन 11th स्टैंडर्ड की कल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी वेडनेसडे मॉर्निंग वी आर स्टार्टिंग द एडमिशंस ऑफ 11th स्टैंडर्ड। अब 11th स्टैंडर्ड की एडमिशंस कैसे लेनी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद मेरे रिप्रेजेंटेटिव आपको फोन करेंगे। ऑनलाइन फीस पे करनी है, कैसे फीस पे करनी है दैट रिप्रेजेंटेटिव विल टेल यू। और जैसे आपने ऑनलाइन एडमिशंस ले ली तो हम आपके लेक्चर स्टार्ट करेंगे जूम पे ही। जूम ऐप आप डाउनलोड कर लोगे। 11th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बेटा आपने 10th पास की है, भगवान करे आप बहुत अच्छी रिजल्ट लेके आओगे एसएससी की। और आई एक्सपेक्ट के 10th वाले स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन पीरियड में
जो बेचारे सोच रहे थे कि हम घूमने जाएंगे, हम वैकेशंस में जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया। बेटा 1 महीने से आप घर बैठे हो, बहुत अच्छी आपकी पिकनिक जैसा घर हो गया है, पूरा दिन आप मूवीज देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, लेकिन थोड़ी पढ़ाई भी चालू करेंगे। डियर, हम 11th स्टैंडर्ड ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग द lectures we are starting on the day 21st May. So 21st May Thursday हमारे ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशंस हमारी कल से स्टार्ट हो रही है, लेक्चर्स हमारे 21st से स्टार्ट हो रहे हैं, जूम ऐप पे लेक्चर स्टार्ट होंगे। और अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है 11th स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि देखिए 11th जो है ना वो बेस होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि 11th तो इधर उधर पढ़ लेगा मेरा बच्चा, माना बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। उल्लासनगर में, बॉम्बे में, कल्याण में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 11th इज इजी, बच्चा खुद ही पास हो जाएगा। मानता हूँ पास हो जाएगा, ये भी मानता हूँ कि छोटी मोटी ट्यूशन पे गया तो भी उसकी 70-80% आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप जब ट्यूशन के पैसे भरते हो ना, क्लासेस के पैसे, तो वो आपका एक्सपेंडिचर नहीं है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। Tuition fees is not an expenditure, it's an investment. Now if you are doing the investment in a proper classes, एक अच्छे क्लासेस पे जहाँ पे 31 ईयर से मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका बेस क्लियर कर लिया एक एक्सपर्टाइज टीचर्स ने, अभी पद्मा कोचिंग क्लासेस में डॉक्टर लाल तनवानी, 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, 3 जनरेशंस मेरे पास पढ़ चुकी है, डबल PhD मैंने की हुई है। तो इस तरह के प्रोफेसर्स अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका बेस क्लियर हो जाता है। उनको मोटिवेट करते हैं कि व्हाई नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप 11th के बाद 12th के बाद CA क्यों नहीं, 12th के साथ ही CA करते हैं मेरे बच्चे, और हजारों बच्चे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, हजारों बोल रहा हूँ। उल्लासनगर को, इंडिया को हमने हजारों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिए हैं, मोटिवेट किया है मैंने। तो मोटिवेट करके बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये मोटिवेशन, ये जो बेस पढ़ाना है, वो ऐसे नहीं कि दूसरे क्लासेस पे नहीं होगा, लेकिन हमारा एक्सपर्टाइज है, टीचर्स है हमारे पास, जो हम अच्छी तरह से आप लोगों को, बहुत अच्छी तरह से मेरे बच्चों को मैं अच्छी तरह से गाइड कर सकता हूँ। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इफ यू आर पेइंग फीस टू मी, इट इज नॉट योर एक्सपेंडिचर, इट्स योर इन्वेस्टमेंट। सो 11th के लिए जो भी, अगर आपको कुछ भी डिटेल्स, कुछ भी पूछना है फीस के बारे में, ऑनलाइन पेमेंट के बारे में, आपका फॉर्म नहीं भर रहा है, फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप इस नंबर से बात करोगे हमसे। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस ऑन 7755971991। दिस इज अ नंबर स्पेशली फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। बाकी कोई स्टूडेंट्स अपने हेल्पलाइन नंबर पे फोन करेंगे, ये नंबर सिर्फ 11th वाले न्यू एडमिशन वाले बच्चे फोन करेंगे। और फोन करने का टाइम जो है वो 12 बजे दोपहर से लेकर 9 बजे शाम तक हम इस फोन पे अवेलेबल रहेंगे। तो आप इस पे नंबर पे फोन करिए, हम आपको फीस के स्ट्रक्चर्स वगैरह बता देंगे। और 21st मई थर्सडे, अगर लॉकडाउन टूट गया, गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ गई कि क्लासेस खोलो, तो हम क्लास में पढ़ाई चालू करेंगे, अगर नहीं तो हम जूम पे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं, क्योंकि आपके फीडबैक से पता चलता है। बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स ने तो ऐसे भी लिखा है कि सर आपकी जैसी एक्सप्लेनेशन हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है, क्योंकि पेरेंट्स भी मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई याद आ रही है कि यार हमने भी तो ये कॉन्सेप्ट सीखे थे, लेकिन इतने इजी वे में एग्जाम्पल्स के साथ कभी किसने नहीं पढ़ाया था। तो मुझे पेरेंट्स के जब रिस्पॉन्सेज आते हैं, आई फील प्रिविलेज्ड, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील ग्लैड कि यार मैं बहुत खुशी होती है कि मेरे पेरेंट्स भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं और बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ना है, जो स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो प्लीज मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। विल मीट अगेन ऑन वेडनेसडे 11 o'clock ऑन जूम। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, और अपने हाथ धोते रहिए, आपने अपनी सेफ्टी पे ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स, बी एट होम, stay home, stay safe, God bless you, Sai always bless you. Thank you.